नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मीडिया को फोर्थ एस्टेट कहा गया है, यानी एक राष्ट्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि ये मीडिया का ही काम है कि वो जन जागृति को बढ़ावा दे, लोगों को जागरूक करे और बहुत सारे विषयों पर जो लोगों को जानकारी देने का काम करे। आज हम डिजिटल युग में रह रहे हैं। हमारी एक पैरेलल एग्जिस्टेंस डिजिटल युग में भी है, डिजिटल मीडिया में भी है, और इसीलिए डिजिटल मीडिया आज उभर के आ रहा है। और इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र। आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इनसे आज हम बात करेंगे डिजिटल मीडिया के विभिन्न आयामों पर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू रजत जी, आपने मुझे बुलाया और मौका दिया, तो आपका भी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो डिजिटल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें आज जो एक बड़ा ज्वलंत इशू निकल के आ रहा है, जो कि उतना अच्छा नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, वो है फेक न्यूज़। तो फेक न्यूज़ क्या है, इसको कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे और इसको रोकने के लिए, यानी इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? जी, आपका रजत जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जहाँ तक फेक न्यूज़ की बात है तो ये जो डिजिटल मीडिया कारण है, या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम बोलते हैं, इसके कारण है फेक न्यूज़ है एक जगह से दूसरी जगह पे घूमती रहती है। क्या जहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है वो सोर्स है, वो क्रेडिबल है, क्या उसको हमने क्रॉस चेक किया है, वो इन्फॉर्मेशन हमें किसने भेजी, क्या आज के समय गूगल पे कुछ ऐसे टूल है जिससे हम खबर को चेक कर सकते हैं, या जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है, क्या हमने आगे उसको भेजने से पहले उसको वेरीफाई किया कि वो सही है या गलत है, या हम भी जो है फेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं उनमें शामिल हो रहे हैं। तो किसी भी प्रकार को डिजिटल मीडिया में सबसे ज़रूरी है कि डिजिटल लिटरेट बना जाए। मीडिया लिटरेसी का एक पार्ट है डिजिटल लिटरेट। डिजिटल लिटरेट का ये अभिप्राय है कि कोई भी कंटेंट है वो आ रहा है हमारे पास से कहीं से, उसको लेने से पहले क्या हमने उस पर विचार किया, क्या हमने उसको सोर्स को देखा, क्या वो खबर सही है या नहीं है, उसका सोर्स क्या है, क्या उसको वेरीफाई करने की कोशिश की। अगर हम इस तरीके से उसको, या अगर फिर भी शक है तो बहुत से ऐसे टूल है जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो न्यूज़ सही है या गलत है। अगर इस तरह से हम करेंगे तो खुद भी जागरूक हो सकते हैं और समाज को भी जागरूक कर सकते हैं, और जो फेक न्यूज़ का प्रभाव है इससे समाज को बचा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि डिजिटल लिटरेट होके हम फेक न्यूज़ से लड़ सकते हैं। जी, तो डिजिटल लिटरेसी तो वाकई एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है हमारी डिजिटल क्रिएशन का, या डिजिटल यूनिवर्स का जिसमें हम रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक यहाँ चीज़ उभर के आ रही है कि लोग दो तरह की ज़िंदगी आजकल जी रहे हैं। एक तो फिज़िकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, और उनका एक अवतार अगर मैं कहूँ तो वो एक डिजिटल एग्जिस्टेंस भी उनकी है, वहाँ भी वो जी रहे हैं। बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, वीडियो शेयरिंग साइट्स हैं, जहाँ वो अपने कंटेंट डालते हैं, वीडियोस डालते हैं और लोगों से जुड़ते हैं। यहाँ जब इतना कंटेंट हमारा जा रहा है सारा ऑनलाइन, जिसमें हमारे कुछ बैंकिंग भी हम ऑनलाइन करते हैं, उसके पासवर्ड्स होते हैं, और हमारे जो ईमेल है उसमें भी जो है हैकिंग की संभावनाएं बनी रहती। तो सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ उठ के आ रहा है वो ये है कि डेटा प्राइवेसी जो है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, और आप और मेरे जैसे जो लोग हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं वो डेटा अपने लेवल पे डेटा प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? देखिए, डेटा प्रोटेक्शन की सबसे पहले जो बात है कि हम किसी भी को अपना है जो भी डेटा को यूज करने की परमिशन है ना दे किसी भी एप्लीकेशन को। जो एप्लीकेशन है उसकी रेटिंग क्या है, वो किस प्रकार के एप्लीकेशन है, क्यों हमें प्रयोग करना है। अगर हम बगैर देखे, बगैर जानकारी के कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, किसी भी लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, तो फिर इस तरह की घटनाएं होगी ही होगी। आप किसी भी लिंक पे हैं, क्लिक ना करें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी है ऐप को आप बगैर देखे है वो डाउनलोड ना करें, उसकी रेटिंग देखें, वो उसकी ऑथेंटिसिटी देखें, फिर ही आप किसी ऐप को है वो डाउनलोड करें। तीसरा है जो आपका पासवर्ड है। कुछ लोग है पासवर्ड होते हैं वो इनके बड़े इजी होते हैं जिसको क्रैक करना बड़ा आसान है। जैसे देखिए, कुछ लोग है सबसे इजी पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह के जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पासवर्ड आपका वीक ना हो।
फोर्थ है कि किसी को भी आप अपना है जो पासवर्ड या इस तरह की जानकारी है, गोपनीय जानकारी है, वो शेयर ना करें, कहीं पे भी है वो अपनी जानकारी न छोड़ें। इसके साथ साथ में आप अपना जो डिवाइस यूज कर रहे हैं वो किसी के साथ में उसको न दें, उसको प्रयोग करने की इजाज़त न दें। इसके साथ में उसमें एंटीवायरस है, मजबूत है, जो अच्छी क्वालिटी का एंटीवायरस रखें। इस तरह की हम जो चीज़ें हैं अगर ऐसा करेंगे तो हम खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं, समाज को भी सुरक्षित रख सकते हैं और किसी बड़ी हानि है आर्थिक या जो सामाजिक है किसी प्रकार की हमारे हानि नहीं होगी और हमारे डाटा का भी गलत प्रयोग नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग जो अपना डिजिटल मीडिया का प्रयोग करते हैं विभिन्न उसके लिए। जैसे मैंने कहा, कुछ वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स हैं, कुछ फ़ोटो शेयरिंग वेबसाइट्स हैं, कुछ ब्लॉग्स हैं, वो सारे उन सब का प्रयोग करते हैं। और जैसे कोई यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वीडियोस देखते हैं, तो उन एक तरह से कई बार ऐसा लगता है कि वो जितनी हमारी युवा पीढ़ी है वो एडिक्ट हो रही है इंटरनेट एग्जिस्टेंस की, या इंटरनेट से एडिक्ट हो गया है। तो पहली बात तो ये है कि एक बड़ा ये आजकल ये निकल के आ रही है चीज़ की इंटरनेट एडिक्शन या ऑनलाइन एडिक्शन। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये डिजिटल एडिक्शन है क्या, और अगर कोई बच्चे खासकर इसके जो शिकार हो जाते हैं तो उनको कैसे इस डिजिटल एडिक्शन से बचाया जा सकता है? देखिए, लाइफ के दो पहलू है, एक रियल लाइफ और एक वर्चुअल लाइफ। जब रियल लाइफ पे वर्चुअल लाइफ है वो हावी होने लगे, आप है किसी भी टेक्नोलॉजी का है हद से ज़्यादा प्रयोग करने लगे, तो फिर है आपकी लाइफ में या है जो लाइफ में इनबैलेंस होगा ही होगा, वो लाइफ है वो सही नहीं चलेगी। एक बात। दूसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हम रियल लाइफ के बजाय वर्चुअल लाइफ को किस लिए महत्व दे रहे हैं। क्या हमारा काम है, क्या हमारा व्यवसाय है वो कुछ ऐसा है कि हमें डिजिटल मीडिया का प्रयोग करना पड़ेगा। आज के इसमें हर व्यक्ति है वो डिजिटल मीडिया का प्रयोग कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक सिक्के के दो पहलू है तो होते हैं, तो यहाँ पे भी दो पहलू है। हम डिजिटल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। बहुत सी ऐप है जो हमारे लाइफ के लिए जीवन को हमारे बेहतर बनाती है और उनका मुझे लगता है कि हर एक को प्रयोग करना चाहिए। अगर आज आप किसी व्यक्ति को ये कहेंगे कि बगैर डिजिटल मीडिया के, कंप्यूटर के, मोबाइल के आप है रह लीजिए, तो बड़ा मुश्किल होगा हर एक के लिए। इसके साथ साथ में कि जो डिजिटल मीडिया का आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा। आप है देखिए, बहुत से लोग हैं, एक स्टडी बताती है कि पूरे दिन में अगर आप 4 से ज़्यादा है सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको सेल्फी का एक रोग है। तो क्या आप बार बार फ़ोटो अपना स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, या आपके पास में कोई इतना इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है, कुछ भी आप है क्या सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। किस समय हम जो डिजिटल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों प्रयोग कर रहे हैं, ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो साइकोलॉजिकल के साथ साथ में हमारे है शरीर में भी या हमारे और भी कई प्रॉब्लमें होंगी, जैसे आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, या मेंटली है जो डिसबैलेंस हो सकता है। तो इसमें एक है सामंजस्य बिठाना ज़रूरी है। क्या इसके साथ साथ में हमें डिजिटल मीडिया से कुछ समय के लिए गैप भी लेना चाहिए। जैसे हर समय है खाने की टेबल पे भी मैं काफ़ी लोग देखता हूँ कि वो डिजिटल मीडिया या मोबाइल को अपने साथ रखते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप को भी साथ रखते हैं, बेडरूम में भी अपने कंप्यूटर लैपटॉप को, मोबाइल को साथ रखते हैं। आप हर जगह हर समय पे आप है डिजिटल मीडिया को साथ मत रखिए। जब भी आपको समय लगे, आपको लगे कि आप है इससे डिजिटल मीडिया से एक गैप ले सकते हैं, तो आप है उससे गैप लेने की कोशिश कीजिए। जो रियल रिश्ते हैं, जो आपकी फैमिली है, परिवार है, उसमें आप एक उचित समय गुजारिए। इसके साथ साथ में आप है हर समय डिजिटल मीडिया के साथ में कनेक्ट मत रहिए। अगर आप उसमें एक सामंजस्य रखेंगे तो ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, सभी के लिए ज़्यादा बेटर होगा। जी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि एक वर्चुअल जो आपकी एग्जिस्टेंस है और जो आपकी जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है उसमें एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करें, अगर अपने जीवन में उनको उतारें तो उनका बहुत बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर रात को सोने से पहले हम, डॉक्टर साहब बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी कहती हैं कि अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना किया जाए और सोने से पहले यदि 2-3 घंटे
पहले आप अपने जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, चाहे लैपटॉप है चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, उसका इस्तेमाल बंद कर दें तो वो आपके स्लीप साइकिल्स के लिए और आपकी मेंटल रिफ्रेशमेंट के लिए ठीक रहता है। ये तो जी देखिए, अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर देखिए आप सोने से पहले, बिस्तर में जाने से पहले 2-3 घंटे पहले अगर आप डिजिटल मीडिया का प्रयोग बंद कर देंगे तो आपको नींद है, साउंड स्लीप है, नींद बहुत अच्छी आएगी। इसके साथ साथ में कुछ लोग हैं उठते ही सबसे पहले मोबाइल है वो देखते हैं। जी जी जी। देखिए, मैंने जब अपना PhD का एक शोध किया तो मैंने हरियाणा की एक लड़की से पूछा, तो मैं देखिए बड़े बात बता रहा हूँ। उस लड़की ने कहा कि मैं रात को सोने से पहले और उठने के बाद सबसे पहले अपना है मोबाइल देखती हूँ, उस पर जो है मैसेज है वो देखती हूँ। तो देखिए कुछ लोग इस तरह के एडिक्ट हो रहे हैं। तो हमें है सबसे पहले जो सोने से है 2-3 घंटे पहले है वो अपना मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए। हमारे बिस्तर में हर जगह पे हमें टेक्नोलॉजी को साथ लेके नहीं जाना चाहिए। सुबह उठते ही कुछ लोग हैं अपना है मोबाइल या टेक्नोलॉजी का वो प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत है। इससे देखिए ना तो आपको नींद आती है, इसके साथ साथ में आपकी नींद है वो भी कंटिन्यूटी उसमें नहीं बनती, उसमें भी है स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब होती है। दूसरा जो इसके साथ साथ में ये है कि मेंटली भी है आपका कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है और उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है वो परिवार पे, फैमिली पे या आपके करियर पे या आपके लाइफ पे भी होता है। तो आप है टेक्नोलॉजी में आपको एक उचित गैप है वो रखना पड़ेगा। आप हर जगह हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ है वो नहीं चल सकते, आपको उसको कहीं ना कहीं तो छोड़ना होगा या उसके लिए एक बाउंड्री या एक लिमिटेशन है वो तय करनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ एक और चीज़ अभी हाल फिलहाल डॉक्टर साहब एक नई चीज़ उभर के आई है, जो ऑनलाइन कंटेंट है यानी जो प्रोडक्शन हो रही है वो बड़ी शॉर्ट हो रही है। कोई 10 सेकंड का वीडियो बना रहा है और उसे पोस्ट कर रहा है, जिसे सामान्य भाषा में रील्स कहते हैं। तो देखा ये क्या है कि कुछ लोग जो उसे एक बार देखना शुरू करें तो काफ़ी समय तक वो दे लूज़ द ट्रैक ऑफ टाइम और टाइम जो है बहुत वेस्ट हो जाता है। तो ये भी एक दुष्प्रभाव कह लीजिए इसको, या आप टाइम मैनेजमेंट का गैप कह लीजिए। ये इंटरनेट पर इस तरह का कंटेंट देखते देखते आदमी को पता ही नहीं चलता। तो ये भी एक बड़ी समस्या उभर के मैं देख रहा हूँ आ रही है आजकल। देखिए अमेरिका के जो है प्यू रिसर्च सेंटर है जो न्यू मीडिया पे है, काफ़ी रिसर्च करने का काम करता है। उसकी एक रिसर्च ये बताती है कि जो हम हैं डिजिटल मीडिया पे या जो छोटे छोटे वीडियो है वो इसलिए देख रहे हैं कि लोगों में कंटिन्यूटी बड़े वीडियो देखने का है वो नहीं है, वो छोटे छोटे वीडियो है वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए जो कंटेंट है जो डेवलपर हैं वो ऑडियंस के अनुसार है वो कंटेंट बना रहे हैं और उनको एडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो कंटेंट हम देख रहे हैं क्या वो हमारे लिए ज़रूरी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो हम क्यों देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं, उसमें जो सामग्री है उसका मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में क्या उपयोग है, ये पहले डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात है जो छोटे छोटे है वीडियो आ रहे हैं, कंटेंट आ रहे हैं, उसमें किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, क्या मैं प्रयोग कर सकता हूँ, किस लिए मैं प्रयोग कर सकता हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ। जब पहले इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो मुझे लगता है कि डिजिटल जो है मीडिया के प्रति हमारी जागरूकता भी काफ़ी बढ़ जाएगी और जो डिजिटल मीडिया के जो दुष्प्रभाव है उससे हम बच सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अगर शॉर्ट वीडियो में मिल रही है तो ये बड़ा अच्छा है। देखिए अभी कोविड की जो पहली लहर आई उसके बाद में बच्चे हैं वो डिजिटल मीडिया से है वो कंटिन्यू उन्होंने ऑनलाइन क्लासें लगाई और कुछ हुआ तो बहुत सी ऐसी रिसर्च आई, दिल्ली में यूनेस्को की रिसर्च आई, वो ये बताती है कि इसका बच्चों पे है बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उनकी आंखें हैं वो छोटी हो रही है, उनका इसके बाद में जब स्कूल खुले तो बच्चे हैं वो कंटिन्यू अपना क्लास नहीं लगा रहे हैं, उनमें भूलने की आदत हो गई है, ये तमाम प्रकार के हैं। तो एक है सामंजस्य गैप रखना बड़ा ज़रूरी है। डिजिटल मीडिया के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इसका सही प्रयोग करेंगे तो मुझे लग रहा है कि डिजिटल मीडिया भी हमारे लिए आज के समय की ज़रूरत है और बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किया कि इस जो बैलेंस है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी कोविड
कोविड-19 पेंडेमिक जब भारत में आ रहा था, तो पूरी जो हमारी जो एजुकेशनल व्यवस्था है वो एक तरह से रुक गई थी, और उन्होंने फिर डिजिटल मीडिया का डिजिटल माध्यम से जो है पढ़ाई जो है शुरू की। तो उसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़ा है। लोग जो डिस्टर्ब हो रही थी उनकी पढ़ाई, तो वो डिजिटल माध्यम से काफ़ी हद तक उन्होंने उसको, अपने नुकसान को पढ़ाई में जो हो रहा था, बचाया है। अब यहाँ देखा यह गया है कि जब मीटिंग्स होती हैं या जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती हैं, तो उसके तो कुछ प्रभाव अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो ये बात जो है निकल के इसलिए आई क्योंकि कुछ लोग जो हैं पढ़ाई के समय या अपने इस तरह की जो इंटरेक्शंस, ऑनलाइन इंटरेक्शंस होती हैं, उसमें उतनी सावधानियां नहीं बरतते। तो एजुकेशन जब हम इंटरनेट से ले रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि कोई हमारे डेटा का या हमारी लोकेशन का या किसी और भी तरह का नुकसान हमें ना पहुंचा सके। देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है डिजिटल मीडिया की कि ये कभी भी कहीं भी शेयर है कंटेंट हमें उपलब्ध कराता है। दूसरा है डिजिटल मीडिया का जो फ़ायदा है वो ये है कि डिजिटल मीडिया के कंटेंट में बहुत सी डाइवर्सिटी है। इतना डाइवर्सिटी एक आम आदमी को मिलना बहुत मुश्किल है डिजिटल मीडिया के अलावा। तो इसीलिए वो जो आम आदमी है, कोई भी स्टूडेंट है, वो डिजिटल मीडिया के प्रति जा रहा है क्योंकि उसको जो सामग्री चाहिए, उसको बहुत से ऑप्शन हैं। वो जैसी सामग्री चाहिए वो अपने अनुसार है देख सकता है, उसको समझ सकता है, डाउनलोड कर सकता है, उसको कभी भी कहीं भी पढ़ सकता है, देख सकता है। ये तो इसकी बेनिफिट की बात होगी। दूसरी बात है कि डिजिटल मीडिया में है लोग कंटिन्यूटी है, जो मीटिंग है या और कुछ ऑनलाइन लेक्चर है उसमें कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं, या है उनकी जो निजी जानकारी है वो शेयर हो रही हैं। जब भी आप किसी प्रकार का लेक्चर है या और कुछ लगाए, आप वहाँ पे अपने है क्लास या लेक्चर डिजिटल मीडिया के थ्रू लगाए कि जहाँ पे डिस्टरबेंस की संभावना है कम से कम हो। दूसरा है वहाँ पे नेटवर्क क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो। तीसरा है अपनी जो निजी इन्फॉर्मेशन है, निजी जानकारियाँ है, लोकेशन है, वो शेयर मत कीजिए। जैसे देखिए, बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है कि बाहर घूमने जाते हैं, वो सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट कर देते हैं कि मैं वहाँ घूमने गया हूँ, वहाँ घूमने गया हूँ। इसका बहुत सी काफ़ी बार गलत प्रयोग हो जाता है। उनके घर पे उनकी जो बहुत सी जानकारियाँ हैं या बहुत सा सामान है, काफ़ी बार है कुछ लोग है वो ले जाते हैं घर से, या इस तरह की घटनाएं हमने बहुत देखा बार है। डॉक्टर साहब यहाँ एक नई चीज़ उभर के आ रही है। बहुत बार आजकल एक नई समस्या आ रही है, लोग आइडेंटिटी थेफ्ट का भी शिकार हो रहे हैं। यानी उनकी आइडेंटिटी ही जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है वही लोग उसका जो है दुरुपयोग करते हैं। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी जी देखिए, हम किसी भी व्यक्ति का है क्लोन या नकली है अकाउंट फेस किसी भी सोशल साइट पे बनाना बहुत सा आसान है। लोग है बहुत से लोगों का नकली अकाउंट बनाते हैं, फेक अकाउंट बनाते हैं, और प्रसिद्ध लोगों का तो आम बात है। बनाने के बाद में वो कुछ पैसे की या कुछ चीज़ों की है वो मांग करते हैं, और जो आम आदमी जागरूक नहीं होता वो उनके बहकाव में आता है, और वो है वहाँ पे कुछ है पैसा या कुछ जानकारी है वो ट्रांसफ़र भी कर देता है। तो ये देखिए, इसके प्रति हमें जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। हमें पता करना होगा कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसका क्या वो रियल अकाउंट है। अगर उसका वो रियल अकाउंट नहीं है तो हमें उसकी जानकारी देना चाहिए, उसको ब्लॉक करवाने में योगदान देना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक इसी से जुड़ी एक बात जो जिसके शिकार बाकी काफ़ी लोग हो रहे हैं वो ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। चाहे आप बैंकिंग की, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि बैंकिंग में लोग फिशिंग कर लेते हैं और आपकी सेंसिटिव डिटेल्स जो हैं चुरा लेते हैं, और जो आपको किसी तरह का एक लालच देकर आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं, और बहुत सारे एसएमएसेस, मिसलीडिंग एसएमएसेस आते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाइए और इस तरह का अगर आप करेंगे एंड सो ऑन। तो उससे बचना कैसे किया, उससे बचाव कैसे किया जा सकता है? इसका सिंपल साफ है, कहीं किसी भी लिंक पे है आप है क्लिक मत कीजिए। कोई भी है जो लिंक है जो आपकी जानकारी के बगैर भेजा गया है उसको तुरंत ब्लॉक करें, उस पर न जाए, उस पर क्लिक ना करें। वहाँ पे आप कोई भी दूसरा है कोई भी जो वेबसाइट है जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है वहाँ पे आप अपनी निजी जानकारी या कोई भी जानकारी शेयर ना करें। तीसरा है मोबाइल या जो भी आपके पास में कोई भी निजी जानकारी मांगता है मोबाइल के थ्रू, या आपकी जो मोबाइल से संबंधित या एटीएम से संबंधित या पासबुक से संबंधित या बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी है वो ऑनलाइन शेयर ना करें, फ़ोन के द्वारा शेयर ना करें। बैंक या जो है ऑनलाइन कभी भी इस तरह की जानकारियां है वो नहीं मांगी जाती है। आपको डिजिटल लिटरेट होना, मीडिया लिटरेट होना
पड़ेगा। अगर आप डिजिटल लिटरेट होंगे, मीडिया लिटरेट होंगे, तो आप इस तरह की या दुर्घटनाओं के शिकार होने से बच सकते हैं और आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा। अगर आप कहीं पे भी अपनी जानकारी शेयर कर रहे हैं, पिन आप है बैंक का, एटीएम का पिन नंबर दे रहे हैं, आप अपने अकाउंट की डिटेल दे रहे हैं, या कहीं पे भी कोई भी लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ में इस तरह की घटनाएं होने के संभावनाएं, चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ कंटेंट हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखते हैं जो बड़ा ऑफेंसिव होता है, हमारी कल्चरल जो सेंसिटिविटीज़ हैं या जो वायलेंस होती हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो कि देखना हम नहीं चाहते। तो हम जैसे आप और मैं अगर एक यूज़र हैं, तो अगर कोई ऐसा ऑफेंसिव कंटेंट हमारे सामने आता है तो हम अपने लेवल पे क्या उपाय कर सकते हैं कि वो और लोगों तक ना पहुंचे, और उसको कैसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं जिस वेबसाइट पे ऐसा है? देखिए, उसका आप रिपोर्ट करें, उसकी आप है साइबर सिक्योरिटी एक्ट के तहत शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर किसी सोशल साइट पे है तो उसको रिपोर्ट करें। आप है अगर किसी आपके फ्रेंड ने या किसी और ने किसी अन्यतर जगह से आया है जो वेरीफाई नहीं है, तो उसके आप फ्रेंड लिस्ट से है उसको रिमूव कर दें। अगर आपको टैग किया गया है तो उसको हटा दें। आप इस तरह के करके आप है इस तरह के जो है ऑफेंसिव कंटेंट है उससे आप बच सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस तरह के प्रयास है वो करने चाहिए। जी, अब आप खुद एक टीचर हैं, एक बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि पेडोलॉजी यानी जो शिक्षण है वो दोनों तरीके से चल रहा है। ऑफलाइन शिक्षण चल रहा है जिसमें आप क्लास में जाके पढ़ाते हैं, और हाल फिलहाल पीछे कुछ महीनों में हमने देखा कोविड के चलते कि ऑनलाइन शिक्षण भी चल रहा है। तो जो विद्यार्थी हैं उनको कौन सा मीडियम जो है वो ज़्यादा ठीक लगता है, और एज अ टीचर आप किस मीडियम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? ये तो रहा एक क्वेश्चन। इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न डॉक्टर साहब मेरा ये है कि आने वाले भविष्य में, यानी आज से 5 साल बाद या 6 साल बाद, आप जो पूरी शिक्षण प्रणाली है इसमें ऑनलाइन या डिजिटल मीडिया का रोल कैसे देखते हैं? देखिए, रही बात है एक ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की, तो देखिए ऑनलाइन क्लास है या जो ऑनलाइन शिक्षण है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी वो बढ़ता ही जाएगा। एक बात रही बात, दूसरी बात कि हर एक के ऑनलाइन शिक्षण और ऑफलाइन शिक्षण के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। दोनों ही जो शिक्षण है वो सही हैं, और दोनों में ही कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ अपनी अपनी जो है लिमिटेशन है। कोई भी सिस्टम हम ये नहीं कह सकते कि 100% परफेक्ट है। और ऑनलाइन जो शिक्षण है वो कोविड-19 के समय की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है हम ये ऑनलाइन शिक्षण पे आगे आगे दिनों दिन जाते जाएंगे। और जो हमारी है न्यू एजुकेशन प्रणाली है वो भी ये कहती है कि शिक्षण संस्थाओं की 40% जो सामग्री है 40% है वो ऑनलाइन आप डेवलप कीजिए, ताकि विद्यार्थी है कभी भी कहीं भी वो कंटेंट है देख सके, उसको समझ सके। तो आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि आने वाला समय है वो डिजिटल मीडिया का है। जी, अभी देखिए फॉरेन में है ये कंसेप्ट है, यूरोपियन कंट्री में है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। भारत में भी कोविड-19 की वजह से इसको अपना लिया गया। और देखिए ये जो डिजिटल शिक्षण है ये समय की ज़रूरत है और आगे इसी को अपनाया जाएगा। लेकिन देखिए दूसरी बात है, भारत में जो ऑफलाइन शिक्षा चल रही है, जो विद्यार्थी का या 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, क्लासरूम में जो इंटरेक्शन होता है, आज के समय उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये जो ऑनलाइन शिक्षण है इसको हमें अपनाने में समय लगेगा, और ये नहीं कह सकते कि इसको तुरंत है, इसकी कुछ कमियां हैं तो उसको हम धीरे धीरे सुधार रहे हैं और हम एडवांस है वो आगे जा रहे हैं। जी, तो हमने देखा कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है वो 2 जगह आजकल देखते हैं हम। एक तो फिज़िकल वर्ल्ड में देखते हैं और एक वर्चुअल वर्ल्ड में देखते हैं। डिजिटल मीडिया या डिजिटल मीडियम्स जो हैं वो आज के जीवन की एक आवश्यकता बनते जा रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि हम इन दोनों के बीच एक सामंजस्य बिठाएं, एक हेल्दी बैलेंस बिठाएं, ताकि दोनों में कोई भी एक लाइफ जो है वो एक दूसरे पर हावी ना हो।
डॉक्टर साहब, आपने डिजिटल मीडिया के इतने डिफरेंट फेसेट्स पे, उसके इतने आयामों पर इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।